Hi everyone, this is शिखा सिंह. You are watching Achieve Dream with Catalyst. हम बताते चले कि हमारे जो भी मित्र यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एमएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को हमारे इन वीडियोस से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी. तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 6 के बारे में. और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शोध के उद्देश्य क्या है और शैक्षिक शोध होता क्या है. देखिए, उद्देश्य किसी भी काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव. हम किसी भी काम को सफल तभी बना पाएंगे जब हमें उसके उद्देश्य पता होंगे कि हम एक्चुअल वो काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तभी हम उसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक मोटो बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि जिसके अंतर्गत उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किए जाएं. ठीक उसी तरीके शोध भी होता है कि हम जब किसी भी टॉपिक को लेके शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. किसी भी प्रकार का शोध किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य के अनुगामी होता है. अनुगामी का मतलब उस चीज़ का किसी भी कार्य को लेके जो भी उद्देश्य बनाया गया है उनको हम फुलफ़िल करते हैं. अतः ये बात स्पष्ट है कि कोई भी शोध लक्ष्य या उद्देश्यहीन हो ही नहीं सकता. भाई, हम ऐसा तो नहीं कोई भी शोध करने गए हैं, हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है, कुछ एक उद्देश्य ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं. बिना रीज़न के तो हम कुछ भी नहीं करते. ठीक उसी तरीके किसी भी शोध के पीछे भी उसका लक्ष्य निहित होता है, उसका उद्देश्य निहित होता है. जैसे ही किसी शोध की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, उसी समय उसका उद्देश्य भी निर्धारित हो जाता है. कि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं शोध के लिए तो उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये टॉपिक क्यों चूज़ कर रहे हैं, हमें ये समस्या आई तो क्यों आई और हम इससे क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे. ठीक है, तो इन शोध के उद्देश्यों को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं. पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य, तीसरा है तथ्यात्मक उद्देश्य, फोर्थ है सत्यात्मक उद्देश्य. तो आइए हम एक एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं. पहला सैद्धांतिक उद्देश्य. इसमें वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है. जैसे कोई भी लॉ निकाला जाता है, कोई भी सिद्धांत आया, न्यूटन का लॉ आया तो उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को खोजा, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली. वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, हर एक चीज़ का वैज्ञानिक तरीके से खोज की जाती है. यूँ ही नहीं कि हमारे कोई परसेप्शन उस पर प्रभावित होते हैं. सब्जेक्टिविटी वैज्ञानिक विधि में नहीं आती. वहाँ पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो उसी रूप में सामने आएंगी जिस रूप में एक्चुअल है. और इसमें वैज्ञानिक विधि में जो नियम निकाले जाते हैं, नए नए सिद्धांत होते हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है तथा यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं. अर्थात जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्क्रिप्टिव रूप में सामने आएंगी. ये आते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य. अब सेकंड व्यवहारिक उद्देश्य. व्यवहारिक उद्देश्य हमारे कैसे हो सकते हैं किसी भी शोध को लेके. इन उद्देश्यों को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में हम रख सकते हैं तथा इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है. इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब जो भी ये व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत इस सेक्टर में जो भी शोध आते हैं, इसके उद्देश्य आते हैं, इसमें होता क्या है कि एक्शन रिसर्च के माध्यम से हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कोई क्लास में कोई बच्चा देर से आ रहा है या फिर वो पढ़ाई में उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगा रहा है तो क्यों नहीं लगा रहा है. तो हम इस तरह की कोई भी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान इस सेक्टर में हम खोजते हैं कि उसका एक क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है. थर्ड आता है तथ्यात्मक उद्देश्य. इसमें होता है ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं. इसका कारण यह है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथ्यों की खोज कर उनका विश्लेषण किया जाता है. उसके फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं और इसमें जो हमारे हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके पीछे का. तो ये जो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनमें
ऐतिहासिक अनुसंधानों का एक सहारा लिया जाता है, इनके माध्यम से खोज की जाती है। फोर्थ आता है सत्यात्मक उद्देश्य। वस्तुतः ये दार्शनिक प्रकृति के होते हैं जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणामों की प्राप्ति की जाती है। ये सत्यात्मक चीज़ें आती हैं कि सत्यात्मक उद्देश्य को पहले तो हम बता देंगे, इसको इंग्लिश में वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसमें इफ़ेक्ट डालता है कहीं ना कहीं हमारा फिलॉसफी हमारा परसेप्शन उसमें इफ़ेक्ट डालता है, उसके माध्यम से हम शोध करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे 4 सेक्टर्स हो गए जिसके अकॉर्डिंग हम इनके उद्देश्यों का वर्गीकरण कर रहे थे। कुछ नॉर्मल हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट आप नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट आता है नवीन तथ्यों की खोज करना। मतलब कोई भी नई चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम शोध कर रहे हैं। सेकेंड है नवीन तथ्यों की खोज के साथ पुराने तथ्यों की जांच तथा मूल्यांकन करना। यानी कि हम नई चीज़ों को तो इन्वेंट कर ही रहे हैं, उसकी खोज कर ही रहे हैं, रिसर्च कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे पुराने तथ्य हैं उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें आई, यहाँ तक आई तो कैसे आई और इसको हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं और कैसे इसको इवैल्यूएट करके अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए भी हम शोध करते हैं। और थर्ड है किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन कर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। यानी हमारी कोई भी सामने ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको हम ठीक से डिस्क्राइब करके ठीक से उसकी समस्याओं के कारणों को जानते हैं, फिर उसको समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए फोर्थ हो गया शोध के लिए नए वैज्ञानिक उपकरणों एवं सिद्धांतों का विकास करना। यानी कि जो शोध हम कर रहे हैं उसके लिए नए कौन कौन से हम वैज्ञानिक उपकरण का खोज कर सकते हैं, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, इन सब के लिए भी हम शोध करते हैं। और फिफ्थ है किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा किसी घटना के लिए सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त करना। यानी हम कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके एक कोरिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो इसलिए होगी, और शायद अगर वो चीज़ कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम शोध करते हैं। तो कुछ ये नॉर्मल बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके लिए हम शोध करते हैं। तो ये थे शोध के उद्देश्य। अब हम कुछ बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्य के बारे में। देखिए शैक्षिक उद्देश्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि हम जान पा रहे हैं। शैक्षिक और शोध यानी एजुकेशन हो गया और रिसर्च हो गया। रिसर्च के बारे में तो हम अपने पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि शोध के उद्देश्य क्या हैं। तो आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे कि शोध एक्चुअली क्यों किया जाता है और क्या होता है। शिक्षा के बारे में भी आप जानते हो, भली बात। इस फील्ड में जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो भी उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जानते हैं। तो हम इसकी टोटल मीन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो शैक्षिक शोध होता है, मैं एक डेफिनेशन को उठा के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मुनरो के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी शोध किए जाते हैं या शैक्षिक क्षेत्र में जितनी भी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है वो शैक्षिक शोध के अंतर्गत आता है। ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। यानी कि एक ऐसा रिसर्च, एक ऐसा अनुसंधान, ऐसा एक प्रोसेस जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है, वो हमारा एजुकेशनल रिसर्च कहलाता है। और शैक्षिक शोध की अगर हम आवश्यकताओं की बात करें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए शैक्षिक शोध की आवश्यकता में हम फर्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं कि मौलिक प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए। यानी कि शिक्षा संबंधित वे प्रश्न जो अब तक उनके आंसर हमें नहीं मिले हैं, उनके सॉल्यूशन हमें नहीं मिले हैं, अभी तक वो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके सही उत्तर शोध द्वारा ही किए जा सकते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, उसके पीछे के कई सारे मेथड्स हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे।
तो वो सारी चीज़ें हमें किसके माध्यम से पता चलती हैं? शोध के माध्यम से। सेकेंड है शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हमें शैक्षिक शोध द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी जो भी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताई हूँ कि जैसे जो भी एजुकेशनल फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसके लिए शैक्षिक शोध करते हैं। थर्ड है शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों के मूल्यांकन एवं नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु। जो सिद्धांत समय के साथ अपनी महत्ता खो देते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके स्थान पर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन शैक्षिक शोध द्वारा ही किया जाता है। फोर्थ है कि सुचारू कक्षा शिक्षण हेतु, यानी कोई भी क्लास में टीचिंग हो रही है उसको ठीक तरह से चलाने के लिए हम निरंतर शोध करते आ रहे हैं कि हम कैसे अपनी क्लास टीचिंग को डे बाय डे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और हम उनकी कमियों को जान के उसमें सुधार कर सकते हैं। पहले हम चॉक डस्टर से ही पढ़ते थे, चॉक से लिखते थे टीचर और फिर बच्चे पढ़ते थे दूर बैठ के। पहले चले जाएं वैदिक पीरियड में तो ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे बच्चे, कई पंखा भी नहीं होता था, क्लासरूम भी वैसा बहुत वेल मेंटेन नहीं होता था, फिर भी पढ़ाते थे टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे डे बाय डे चेयर आई, बेंच आई, फिर वाइट बोर्ड आया, ऐसे करके मार्कर से हम लिखने लगे तो जो डस्ट आती थी बच्चों की आंखों में लगती थी तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ ना। तो धीरे धीरे शोध के माध्यम से कि कैसे कैसे हम डे बाय डे क्लास टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी कोशिश की, तभी तो हम डे बाय डे अपने कक्षा शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। तो किस प्रकार का कक्षा का वातावरण अच्छा हो, उसका प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिव हो सकता है, छात्रों एवं अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है, इसके लिए निरंतर शोध की आवश्यकता होती है जिसके लिए भी शैक्षिक शोध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए, यानी कि समय के अनुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित करना, यानी कि जो हमारा करिकुलम है पहले कुछ और हुआ करता था अगर कुछ साल पहले की बात लें, लेकिन अब वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। कैसे इम्प्रूव हो रहा है? कुछ शोध हो रहे हैं कि हमारे आने वाले जो समाज की आवश्यकताएं हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको करिकुलम फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव हुई। तो समय के अनुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित किया गया, उसके अनुसार पाठ्यपुस्तकों में भी परिवर्तन किया गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? शैक्षिक शोध के माध्यम से ही आ रही हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि माध्यमों की सार्थकता एवं उपयोगिता के मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो भी हमारे मीडियम्स हैं उनकी क्या क्या सार्थकता है, वो टीचिंग में किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल रही हैं, हमारे जो एजुकेशन है उसमें किस तरह का इफ़ेक्ट डाल रही है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो हमारी आने वाली यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है भी या नहीं, इसका इवैल्यूएशन हुआ डे बाय डे और वैसे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी शैक्षिक शोध की आवश्यकता पड़ी। तो आज हमने जाना शैक्षिक शोध की आवश्यकता क्या है, शैक्षिक शोध क्या होता है और शोध के उद्देश्य क्या हैं। तो अब आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि शैक्षिक शोध के महत्व क्या है, प्रकृति क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ साथ में शेयर भी कर दें। थैंक यू।